ऑलराइट। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट ऑन करते हैं हम लोग। राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग the another discussion on the machine learning, which is going to be the continuous for the first part. And as usual, it's going to be uh, simply theoretical portion. It's not going to be really important to going for the practical approach right now, क्योंकि थ्योरी पहले समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल. Then in the future webinars or in the future lessons, we are going to be working on Python or the R language. So personally, as usual, the education diary is already having a Python, we can say, course or the Python approach, जिसमें आप अपनी Python programming language सीख सकते हैं. But apart from that, what I personally believe is to, if you are learning about the machine learning, so it's important to understand about the data, big data. So for that, we are having the R language. So R programming language बहुत important है. And it's going to be really important in the upcoming future years also. So अभी तो फ़िलहाल पाइथन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बट बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ AI टेक्नोलॉजीज या जनरेटिव AI, so the R language is going to be really valuable in the upcoming future years. So as usual, machine learning जो है वो R language पे ज़्यादा बेस होती है, because we are going to train up the models based on the big data. But Python भी majorly used होती है in your machine learning, right? So today we are having the MSE. If you haven't watched the very first part, so it's suggested to go for the first part right now. So it's going to be really important to have some basic informations. और फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड पार्ट जो है उसका मेन पर्पस क्या है. ऑलराइट, सो यप, द सेकंड पार्ट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम द MSc. बिफोर दैट यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं लाइक अ रिग्रेशन. नाउ इन द रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है रिग्रेशन, एंड दो मेजर रिग्रेशन मॉडल्स कौन से होते हैं मशीन लर्निंग में. सो रिग्रेशन इज समथिंग जो कि प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता है बेस्ड ऑन वन डिपेंडेंट वैल्यू एंड विद द रिलेशनशिप विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसका मतलब क्या हुआ, रिग्रेशन में सपोज़ हमारे पास कोई एक डेटा है, पहले से हमारे पास वो डेटा मौजूद है, और उसका हम रिलेशनशिप निकालते हैं किसी दूसरे डेटा, या जो दूसरा वाला डेटा है या जो दूसरा डेटा पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हो सकता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो. अभी भी अगर समझ में नहीं आता कि एग्जाम्पल से समझते हैं. If you have studied your mathematics, you are having union and intersection, right? So we are having the intersection जिसमें हम लोग common set जो होते हैं, दो सेट होते हैं, फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी A, सेकंड इज़ गोइंग टू बी B. सो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको एक लिख के थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. सो लाइक सपोज दिस इज़ A, ठीक है, और इस सेट में जो होते हैं हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, राइट. सो इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे. B is going to be having your different set, which is going to be 2, 3, 6, 9, and there was a concept which was A intersection B, right? So it's going to be B. So यहाँ पे हमारे पास जो बन के आ जाएगा वो रहेगा क्या, 2 and 3, right? So एक होता था हमारे पास intersection और एक होता था हमारे पास union. So if you guys remember, so we were having two basic concepts in the set fundamental. ये स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है बेसिकली, लीनियर वेरिएबल्स में भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. सो दैट्स वाई मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बोला था कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हैंडी ऑन द मैथमेटिक्स एज वेल एज ऑन फिजिक्स. आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना, बट इफ़ यू आर हैविंग रियली गुड कमांड ऑन टू द AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एंड लीनियर वेरिएबल, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बट आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये मैथमेटिक्स यूज़ या इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है. फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई टेक वन मोर एग्जांपल, कि अगर आपके पास एक इमेज है और अब आप उस इमेज को जूम करोगे, जूम करने पे आपको ऑलरेडी पता है कि एक पिक्सल होता है, और पिक्सल की जो शेप होती है वो स्क्वायर होती है. उस पिक्सल के और अंदर अगर आप जाएंगे तो मल्टीपल पिक्सल्स और अंदर होंगे, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक यू आर ट्राइंग टू क्लियर द इमेज, जिसको हम लोग इमेज प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, राइट. सो जब आप उस पिक्सल की डायमेंशंस निकालते हैं तो अब आप उस पिक्सल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके साथ वाला जो पिक्सल है आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो इमेज
या जो वीडियो जनरेट हो के आ रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि उसके साथ वाले पिक्सल पे वो कलर दैट रिफ्लेक्ट हो, जो कि अल्टीमेटली एक इमेज जनरेट करती है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पूरी इमेज में कुछ पिक्सल्स ब्लैंक होते हैं, कुछ पिक्सल्स में कलर होते हैं. सो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कौन कौन से पिक्सल्स कॉमन हैं, कौन कौन से पिक्सल्स जो हैं वो कॉमन नहीं हैं, एंड सो मैनी थिंग्स. ठीक है, बट ये एक बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हो ईजिली. इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. राइट, सो ऑफ कोर्स वी वर हैविंग ए यूनियन बी. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग सारे के सारे ही ले लेते हैं. सो इट्स गोइंग टू 1 2 3 4 एंड 6 एंड 9. राइट, सो एक बार ही देख लेते हैं. हाँ, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ व्हाट हैपेंस इन द रिग्रेशन इज दैट यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो इंडिपेंडेंट हमारे पास कौन सा है? इंडिपेंडेंट है हमारे पास ए. राइट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास, इसकी कोई भी ओरिजिन नहीं है, ये हमारे पास पहले से बन के आया था. लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? जो डिपेंडेंट हमारे पास सेट होगा वो होगा बी. जो बी है हमारा वो ए के थ्रू एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. राइट, सो क्योंकि यहाँ पे बोला गया ए इंटरसेक्शन बी, ये फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सो अगर यहाँ पे फंक्शन ए की हम लोग बात करें, फंक्शन बी की बात करें, सो अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हैं. सो यहाँ पे जो हमारे पास ए सेट है ये एक इंडिपेंडेंट है, जो हमारे पास बी है ये डिपेंडेंट है. राइट, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक और कह सकते हैं फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर लें, सी को इंट्रोड्यूस कर लें और उसके अंदर दैट अलग अलग वैल्यूज़ लिख दें, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना. तो मैं कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सो डोंट माइंड. फ़िलहाल हम लोग ने 3 4 6 7 ले लिया. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट, सो हम लोग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी एंड सो ऑन. आपको ध्यान में ये चीज़ ज़रूर रखनी होगी कि जो फर्स्ट पे हमारे पास लेटर आ रहा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो सेकंड पे हमारे पास आ रहा होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लिखूंगा, सो बी जो होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन जो सी होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है समझना, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ प्रिटी बेसिक एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया. अब रिग्रेशंस का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो दूसरा इंडिपेंडेंट है उससे ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, जब हम लोग उसमें एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी रिग्रेशन. तो यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप था इंटरसेक्शन, ठीक है, इस वाले में था रिलेशनशिप यूनियन. ऑलराइट, सो अब रिग्रेशंस में हम लोग में दो मेजर रिग्रेशंस होते हैं. एक होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं कि अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूं, सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोग गिवन वैल्यूज़ या गिवन डेटा पे ही प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. राइट, सो लीनियर रिग्रेशन की आपको डेफिनेशन पता लग गई कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वन या फिर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करें, दैट इज़ गोइंग टू बी रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बेस्ड ऑन द डेटा विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद होता है. राइट, सो इट्स गोइंग टू बी फाइंडिंग द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ फ्रॉम द गिवन डेटा. नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ बट बेस्ड ऑन द कैटेगरीज. राइट, सो कैटेगरीज के बेस पे हम लोग जो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे वो हमारा हो जाएगा लॉजिस्टिक. लेकिन अगर हम लोग कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ की बात करते हैं जो कि हम लोग लीनियर में फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल वन. सो उसमें ज़्यादा टफ नहीं है. सो कैटेगरीज़ का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लॉजिस्टिक की जैसे बात करी, मैंने यहाँ पे एक और कोई वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हम कैटेगरीज लिख देते हैं अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर योर अल्फ़ाबेट्स. अब ये कैटेगरीज हो गई. तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता हूँ या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, सो यहाँ पे मैं सी इंटरसेक्शन डी ले सकता हूँ या सी यूनियन डी ले सकता हूँ. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है, इसका कोई रिजल्ट एंड आउटपुट नहीं निकलेगा, जाहिर है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है. ये जस्ट एक एग्जांपल है आपके सामने कि सी एंड डी में अगर हम लोग प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट कैटेगरीज. सो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है. लीनियर में हमारे पास सेम कैटेगरीज रहती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, सेम वेरिएबल्स रहते हैं, बस इसमें हम लोग प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी really easy from this example. It's not going to be very hard in understanding this, right? So yep, ये हमारा बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन रह गया. सो ये दो इंपॉर्टेंट रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग में.
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम पहले से बना के रखे हुए हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड इन अंडरस्टैंडिंग. सो मैं 1 मिनट का आपको वक्त देता हूँ, आप चेक ऑन कर सकते हो डेफिनेशंस क्या लिखी हुई हैं. So mean squared error is a common metric used to evaluate the performance of a regression model in machine learning. It measures the average square difference between the actual values and the predicted values. ठीक है, so performance of the regression. Performance of the regression का मतलब क्या होता है कि based on a program, based on the model, हम linear regression ले रहे हैं या logistic regression को choose कर रहे हैं और उसकी overall performance कैसी है, कैसा उसका output है. So that can be pretty much we can find from the MSE. राइट. सो मीन स्क्वायर एरर को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एक सिंपल सा कोड बनाते हैं जो आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या वैल्यूज़ हैं. लाइक जैसे यहाँ पे प्रेडिक्टेड प्राइसेस है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस की बात करी, घर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं. आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया, उस मॉडल में इम्प्लीमेंट किया और आपको कुछ प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ मिल गई कि आने वाले कुछ 5 सालों में, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 सालों का डेटा है कि 4 सालों में कुछ ऐसी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि ओरिजिनल वैल्यूज़ इस समय हमारे पास पिछले 4 साल की हैं आज तक, तो ये हमारी एक्चुअल होगी, एक्चुअल प्राइसेस. ठीक है. सो वंस यू इम्प्लीमेंट अ मॉडल यू गेट सम प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ बेस्ड ऑन योर बिग डेटा और डेटा एंड यू वांट टू चेक आउट कि हाँ ये इसका दैट परफॉर्मेंस बेस क्या है, इसकी एरर कितनी रहेगी, या इसमें हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये सक्सेसफुल मॉडल है या इट्स गोइंग टू बी फेल मॉडल. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट रहता है. सो MSE इज़ गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेप टू चेक फॉर द एरर or the problems inside your model based on the linear regression model or the logistic regression model which you have implemented in your program. So यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर का सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है कि एक्चुअल प्राइसेस माइनस प्रेडिक्टेड प्राइसेस का होल स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी योर MSE फॉर्मूला. तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको प्रिंट किया, सो इट्स गोइंग टू बी ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स गोइंग टू बी 22.5 मिलियन अराउंड, 25 मिलियन अराउंड. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. तो ये बेसिकली हमें एरर जो है वो कितना बता रहे हैं, 25 मिलियन. इट्स नॉट गोइंग टू बी 25 मिलियन. ठीक है. यहाँ पे आंसर्स बेस्ड हैं हमारी इन वैल्यूज़ पे. तो अगर मैं यहाँ से सारे ज़ीरोज़ को हटा देता हूँ तो आपको एक नॉर्मल सा आंसर मिलेगा. सो इट्स गोइंग टू बी बेस्ड इनटू द सिंगल डिजिट और द 2 डिजिट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इनके सारे ज़ीरोज़ को, सो यहाँ पे हम लोग ज़ीरोज़ को रिमूव करते हैं. Alright, so let's try to run this now. Right, so now we are having the error, mean square error. It's going to be 2229.75, which is much more. ठीक है. ये एरर हमारे पास ज़्यादा आ रहा है. So whenever you are having the approach of more than 1000, you are having a lot of error. Once you are having the less than 1000, it's going to be less error or less we can say failure to the model. So 1000 से ज़्यादा होता है तो मोर चांसेस हैं कि आपका मॉडल फेल हो सकता है. 1000 से कम है तो आपके चांसेस कम है कि आपका मॉडल फेल हो. राइट. सो इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप. नाउ ये कंक्लूडेड नहीं है कि नहीं भाई ये वैल्यू है तो ये मॉडल फेल रहेगा. डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज. स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस क्या था उस पर्टिकुलर कंपनी का, आने वाले 5 सालों में प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करी, MSE निकाला, हम लोगों ने चेक ऑन किया. बट यहाँ पे हमारे पास केस ख़त्म नहीं होता. वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड वी कैन कंक्लूड मोर एंड मोर परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल्स कि हाँ ये तो पहली परफॉर्मेंस MSE की निकली. सेकेंड वी आर गोइंग टू बी हैविंग RMSE. ये MSE का ही पार्ट होता है. राइट. सो वंस आपकी MSE निकल गई सो यू हैव टू गो फॉर द RMSE. Just take 1 minute or around 15 seconds so that you can understand. So I'm not going to study this, we can say the heading. So RMSE tells you the average, how far of the predictions are from the actual values with a difference squared in the average. Taking the square root of the average gives a value that's easier to interpret because it's in the same units as the target variable. So a lower RMSE indicates that the model is making more accurate predictions. तो अगर RMSE हमारा लोअर वैल्यूज़ या बहुत लो वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, सो दैट मीन्स आपका मॉडल एक एक्यूरेट अप्रोच की तरफ जा रहा है. इट्स नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली 100% एक्यूरेट, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक सक्सेस रेट कैन बी मोर दैन 90 और 95%. सो 100% कभी कोई भी मॉडल आपको वी कैन से रिजल्ट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 100% कोई मॉडल आपको रिजल्ट या अप्रोच नहीं दे सकता.
Alright, so now again we are having some actual prices predicted values. So MSE का फॉर्मूला आपको याद है कि एक्चुअल प्राइसेस माइनस प्रिडिक्टेड प्राइसेस या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का होल स्क्वायर. ऑलराइट, उसके बाद RMSE की बात आती है. सो इट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ MSE. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक MSE का स्क्वायर रूट. सो एज यूजुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी 15811.388 blah blah blah. So if you remember we are having a very huge value here जो हम लोगों ने जब ज़ीरोज़ लगाए थे यहाँ पे. सो इट्स वॉज अराउंड 2.5 या 25 मिलियन के अराउंड हमारे पास नंबर आ रहा था. सो अकॉर्डिंगली नाउ हियर यू कैन सी वी आर हैविंग अ वेरी लो नंबर, राइट. सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अब जो मॉडल है हमारा वो एक एक्यूरेट पोजीशन की तरफ जा रहा है. जैसे कि मैंने बताया कि MSE कंक्लूड करने के बाद आप नहीं बता सकते कि भाई मॉडल इज़ गोइंग टू बी वर्किंग फाइन या मॉडल इज़ अ फेलियर मॉडल. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स यू हैव टू फॉलो एंड एट द वेरी लास्ट यू कैन कंक्लूड कि हाँ ये मॉडल सही है या गलत है. सो MSE वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप, बट एग्जैक्टली द सेम थिंग. MSE जो है मैं बता रहा था कि इट वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एरर्स, अप्रोच गलत है, बट RMSE इज़ गोइंग टू बी टेलिंग अस कि हाँ इसकी जो अप्रोच है वो सही है. इट्स गोइंग टू बी कमिंग टू द एक्यूरेट वैल्यूज़. So after that we are going to be having R squared. So MSE हम लोगों ने देखा, RMSE देखा, now we are going to be having R squared. फंडामेंटल याद रखिएगा कि बेस्ड ऑन द मॉडल हम लोग लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि क्या हम लोग एक ही मॉडल में दोनों लगा सकते हैं. नहीं. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का एक अपना अलग पाथ है और लॉजिस्टिक का एक अपना अलग पाथ है. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटिंग बोथ ऑफ द मॉडल्स इनटू अ सिंगल प्रोग्राम. अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, सो उसमें दो मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसेस. जैसे अगर एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि सिर्फ एक्शंस पे बेस्ड होगा, सो उसमें हम लोग लीनियर लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट. और अगर हमारे पास एक है जो कि मूवमेंट की बात कर रहा है, सो हम लोग उसमें लॉजिस्टिक लगा सकते हैं. एक्शंस का मतलब क्या है कि आई मूवमेंट या माउथ ओपन या क्लोज की हम लोग बात करते हैं, और हैंड मूवमेंट्स या हैंड एक्शंस में हम लोग लॉजिस्टिक लगा सकते हैं. सो उस केस में हम लोग इन पर्टिकुलर मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो. ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम्स में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि हाँ हम लोग ने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया और उसमें दोनों इम्प्लीमेंट कर लिए. सो इट्स गोइंग टू बी हार्ड और उसमें एरर आपके ज़्यादा निकलेंगे. ऑलराइट, सो आर स्क्वायर, लेट्स हैव सम डेफिनेशन. R square is a measure of how well the independent variables in a regression model explains the variation of the dependent variable. It ranges from 0 to 1, where 1 indicates that the model perfectly explains the variation in the dependent variable and 0 indicates that the independent variable do not explain any of the variation. So 1 indicates that the model perfectly explains the variation in the dependent variable. सो अगर हम लोग ने RMSE निकालने के बाद इफ़ यू आर गोइंग फॉर द R स्क्वायर वैल्यू, सो यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 की रेंज होती है. सबसे पहली चीज़ जो अगर हमारे एग्जैक्टली 1 आता है, अगर हमारे मॉडल में एग्जैक्टली वैल्यू 1 आ जाती है, सो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ वी कैन से प्रेडिक्शंस. ठीक है, इसके इंडिपेंडेंट प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. अगर 0 पे आती हैं तो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा वेरिएशंस को शो नहीं करेंगे. वेरिएशंस का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर 1 पे हमारे पास हाई वैल्यू रहेगी, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं, वेरिएशंस बहुत हो सकते हैं. लेकिन अगर 0 पे हैं सो वेरिएशंस उस पर्टिकुलर मॉडल का कम रहेगा. जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट की तरफ जा रहा है. अगेन इफ़ वी आर गोइंग टू डू द R स्क्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल और द प्रोग्राम की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, और हम लोगों ने R स्क्वायर निकाला, सो यू कैन सी वी आर हैविंग 0.9. दैट मीन्स वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं. और अगर वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो इसका मतलब क्या होगा कि द मॉडल इज स्टिल एक्यूरेट. ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो कि जब वेरिएशंस ज़्यादा हैं, राइट, सो दैट मीन्स आपका जो मॉडल है वो एक्यूरेट है. अगर वेरिएशंस कम है, सो दैट मीन्स द मॉडल इज़ अ फेलियर वन. इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं. लेकिन अगर प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ ही कम हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स गोइंग टू बी द 0 1. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी द फाइंडिंग द एक्यूरेसी इन योर मॉडल. सो इट्स गोइंग टू बी द 4 पार्ट. Accuracy is a simple measure of the overall correctness of the classification model. It is calculated as the ratio of the correctly predicted instances to the total instances. Classification model. सो क्लासिफिकेशन मॉडल जो होता है वो हमारे लीनियर रिग्रेशन में होता है. लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक दोनों में ही क्लासिफिकेशन होता है, बट बेस्ड ऑन दी अगेन कैटेगरीज.
सो जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन में क्या हो गया कि हमारे पास ए सेट है और एक बी सेट है, सो लीनियर में चला गया। हमारे पास ए सेट है, बी है, लेकिन बी में जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, सो वो भी क्लासिफिकेशन है बट कैटेगराइज्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू बी हैविंग सम ट्रू लेबल्स, प्रेडिक्टेड लेबल्स। सो फिर से वैल्यूज़ आप ले सकते हो, ट्रू वैल्यूज़ या एक्चुअल वैल्यूज़, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ या प्रेडिक्टेड लेबल्स। एक्यूरेसी का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, accuracy score true labels and predicted labels, so blah blah blah. So if you are going to be having, so accuracy is going to be a 0.8, so of course the model is having accuracy, ऊपर हमारे पास 0.9 है, इसका जो r square है, accuracy is going to be 0.8, so it's a good model we can say. ऑल राइट, यहाँ पे मैंने कोई मॉडल चूज़ नहीं किया, मैं आपको पहले बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ ली हुई हैं जो आपको एक अच्छा मॉडल बताएंगे, बट यहीं पे मेन बिग डेटा की बात आ जाती है कि आपने प्रिडिक्शन कुछ किए हैं पुराने डेटा सेट के बिहाफ पे, और फिर जब आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि द मॉडल इज़ अ गुड वन और अ बैड वन। ठीक है, सो बट जो मैंने नंबर्स ऑलरेडी लिए हैं वो आपको हमेशा एक वी कैन से एक्यूरेट रिजल्ट ही शो करेगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द प्रिसिजन। Accuracy का another part we are going to be having precision, so it's a ratio of correctly predicted positive observations to the total predicted positive observations. So it's again going to be same like accuracy only. ठीक है, सो प्रिसीजन आप ले सकते हो यहाँ से। याद से मैंने यहाँ पे एस्केलियन मैट्रिक्स लिया, दिस इज़ अ लाइब्रेरी फ्रॉम विच यू कैन वी कैन से इंस्टॉल all of your machine learning we can say important libraries. ठीक है, so precision score, accuracy, r square, RMSE, everything is in your sklearn metrics, so you can take from here as well. ठीक है, प्रिसीजन में अगर हम लोग ने यहाँ पे फ़िलहाल जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसलिए आ जाएगा ट्रू लेबल्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। ऑलराइट, अगर मैं इस प्रोग्राम में ट्रू वैल्यूज़ देता या प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ देता, सो आपके पास फिर से जैसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ हैं, प्रेडिक्टेड हैं, सो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, सो लेट्स हैव अ लुक, तो यहीं पे अगर हम लोग इसको कॉपी करके लगा देते हैं, सो यू आर हैविंग प्रिसीजन ऑफ 0.75। राइट, सो वैल्यूज़ आप चेंज करके देख सकते हो, मैंने आपको कई बार बताया कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं बेस्ड ऑन द डेटा सेट। ठीक है, सो प्रिसीजन इज़ गोइंग टू बी 0.75, सो ऑफ कोर्स नियर टू द 1 इट्स अ गुड वन। ठीक है, रिकॉल ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस टू दी ऑल ऑब्जर्वेशन इन द एक्चुअल क्लास। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ नहीं ली हुई हैं, सो लेट्स गिव द वैल्यूज़ टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, और रिजल्ट में आप देख सकते हो या रिकॉल में एग्जैक्टली 1 आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 1 है, सो ओवरऑल द मॉडल इज़ अ गुड वन, यू कैन गो विद दिस मॉडल जो कि वैल्यूज़ हमारी, बट ये वैल्यूज़ हमें यही शो करते हैं कि हाँ देखो ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आप मॉडल के साथ आगे बढ़ सकते हो, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट मॉडल इनटू द मशीन। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी सही है, उसका प्रिसीजन सही है, सेंसिटिविटी या जो भी उसके अभी हम लोगों ने मेट्रिक्स देखे यहाँ पे, तो आप उसको मॉडल में अपना या मशीन में अपलोड कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी वर्किंग फाइन। सो यही चीज़ होती है मशीन लर्निंग में कि वी आर ट्रेनिंग द सेट और वी आर ट्रेनिंग द मशीन, वी आर ट्रेनिंग द डेटा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग की मैटर करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मशीन लर्निंग इज़ नॉट ओनली समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग बट बेस्ड ऑन बिग डेटा ऑल्सो, क्योंकि अभी हम लोग ने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया, वी हैव जस्ट टेकन सम नंबर्स एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन टू द प्रोग्राम, बट जब हम लोग कोई एक्सेल फाइल लेंगे या CSV फाइल लेंगे या कोई you know that for further extensions लेंगे, so based on those extensions and based on that data we are going to be checking for the predicted as well as actual values तो हमारे पास रहेंगी, but for the predicted values we are having certain softwares like Tableau, we are having Hadoop, right? So we are having for those section which is going to be covered in the future on. Next is going to be the F1 score, so let's go about the F1 score also. So F1 score is really important, so there is F1 score, F2 score, F3 and F4 score. So ये बेसिकली हमें स्कोर बताते हैं कि ओवरऑल आपके मॉडल का स्कोर क्या रहेगा। लेट्स ट्राई टू रन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। सो F1 स्कोर इज़ अगेन नियर टू द 1। ठीक है, सो यहाँ पे एवरेज है प्रिसीजन एंड रिकॉल का। सो दिमाग में ये चीज़ रखिए कि दीज ऑल डिफरेंट मेट्रिक्स डेफिनेशंस, F1 स्कोर, R स्क्वायर्ड, MSE, RMSE, recall, precision, accuracy, that sensitivity, whatever all these things are, ये सिर्फ एक metrics हैं, हमारे मॉडल को पहचानने में मदद कर रहे हैं कि इट्स अ गुड वन और अ बैड वन, सिंपल एज दैट, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना।
सो F1 स्कोर इज़ अगेन नियर टू द 1, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. F2 स्कोर जो होता है वो ऑपोजिट काम करता है, ठीक है. सो F2 स्कोर के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, बट F1 स्कोर इज़ नियर टू द 1, सो ऑफ कोर्स इज़ अ गुड वन. अगर 0.5 के नीचे होता सो बैड वन होता, right? So after that we are going to be having the ROC curve, which is going to be the operating characteristic curve. So definition पढ़ते हैं. It's a curve, it's a graphical representation of the true positive rate, recall जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा, against the false positive rate of various threshold settings. ROC curve calculation usually involves predictions with probabilities rather than just labels. So let's use an example with the predicted probabilities. राइट. सो यहाँ पे बेसिकली ROC कर्व का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा में कितने वेरिएबल्स वेरिएट कर सकते हैं वो मैटर करता है. जब अभी हम लोगों ने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जितने ज़्यादा वेरिएशंस हो वो अच्छी बात है, राइट. जितने कम वेरिएशंस होंगे उतनी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू हमें नहीं दे सकता. स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास फिक्स्ड या लेस वेरिएशंस हैं, सो दैट मीन्स वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली यही ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट. तो हमारे पास वेरिएशंस हो सकते हैं उसके आसपास के कि 5 रुपये का स्टॉक है वो 4.9, 4.93, 4.7, 4.8, मतलब आसपास के मल्टीपल वेरिएशंस अगर हमारे पास हो, सो दैट्स फाइन. लेकिन अगर यू नो दैट 5 रुपये के स्टॉक को अगर वो एग्जैक्टली ये शो करता है 5.1 जो कि नेक्स्ट डे पे होगा, सो इट कैन नॉट हैपन. वो बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे हो जाता है, विच इज़ नॉट येट पॉसिबल बाय द मशीन लर्निंग, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास ROC कर्व जो होता है वो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ के बीच में एक ग्राफ, एक कर्व हमें शो करता है कि कितने वेरिएशंस या कितने वेरिएट जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और जो हमारे पास अभी एक्चुअल वैल्यू है उसमें क्या हमारे पास रिलेशनशिप हो. सो दैट्स गोइंग टू बी फॉर योर ROC. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द ROC राइट नाउ. सो कुछ चीज़ें हैं जो अभी समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट इज दिस इज रिलेटेड विद द मशीन लर्निंग और इसकी मेन चीज़ या डेफिनेशन क्या है. सो वेन एवर यू आर हैविंग द एक्चुअल वैल्यू एंड यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन योर प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, and whenever the curve or the graph which is going to be giving you the output between these two instances is going to be your ROC curve. Simple as that. ठीक है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. AUC-ROC which is of course area under the ROC curve. Once you are having the graph, so what is going to be the maximum area? So यहाँ पे हम लोग एक सिंपल चीज़ समझते हैं. Now here you can see we are having ROC, we are having false positive rate, we are having true positive rate. The larger the area is, the larger the area of the ROC curve is, it's going to be, we can say, the false model or the false we can say output of that particular program. जितना ज़्यादा इसका इंस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा ये नियर है टू द ओरिजिन. सो राइट नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट वेन एवर वी आर हैविंग अ ग्राफ विच इज़ नियर टू द ओरिजिन, सो इट्स गोइंग टू बी बेटर. जितना ज़्यादा दूर होगा उतने ही ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएंगे और मॉडल फेल कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है. सो येस, हो सकते हैं अभी थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो कि अभी अगर जैसे मैंने पीछे बोला था कि जितने ज़्यादा वेरिएशंस हो उतना अच्छा है, लेकिन ROC कर्व के बारे में अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा वेरिएशंस का मतलब ये नहीं होता कि यू आर गेटिंग मिलियंस ऑफ वेरिएशंस, राइट. सो ROC कर्व आपको ये बताता है कि येस यू आर हैविंग वेरिएशंस लाइक अराउंड 10, 20, 30, 50 इज फाइन, बट इफ़ यू आर हैविंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस, सो योर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ने थ्रेशहोल्ड की बात करी कि जितना ज़्यादा आपका टाइम लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और उस बिहाफ पे आपका जो प्रोग्राम आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, और क्योंकि यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है. सो द मोर एरिया यू आर हैविंग इन द कर्व, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, not only 50 or hundreds, but is having thousands, hundreds of variations, which is ultimately going to make your program fail, या हो सकता है आपका मॉडल फेल हो जाए. So the AUC-ROC simple thing, it is just going to give you the area of the ROC curve. All right. Now we are going to be having cross validation. It's a technique used to evaluate the performance and generalizability of a machine learning model. It involves partitioning the data set into multiple subsets called folds and then training the model on several combinations of these folds while testing it on the remaining fold. The most common form of cross validation is k-fold cross validation, where the data set is divided into k equal size fold and each fold is used to as a testing set exactly once. So cross validations, आपके पास ह्यूज डेटा सेट है, लेकिन यहाँ पे भी बात ये होती है कि इफ़ यू आर हैविंग अ ह्यूज डेटा सेट, इट शुड बी एट द इवन नंबर.
इट्स नॉट गोइंग टू बी द ऑड नंबर, अदरवाइज काम नहीं करेगा. क्रॉस वैलिडेशन में जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन विच एग्जैक्टली हैव एन इवन अमाउंट ऑफ नंबर 10, 12, 16, the values which can have multiple subsets जिन लोग fold बोलेंगे, so that can be possible under the k cross validation, right? So k fold cross validation. So यहाँ भी basically as usual a training model और combinations, multiple combinations या multiple folds को जब compute करेंगे program में, so that is going to be coming into your cross validation. राइट. सो जैसे हम लोग यहाँ पे मॉडल एक्यूरेसी हम लोगों ने जो ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया. सो कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यूज़ हैं iris डॉट डेटा, iris डॉट टारगेट. सो iris इज बेसिकली समथिंग विच इज हैविंग अ डिफॉल्ट वैल्यूज़ फ्रॉम द डेटा सेट. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है. सो इसके लिए ऑन डेटा सेट से हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा सेट को इंपोर्ट किया हुआ है जो डिफॉल्ट डेटा सेट होता है. एंड येस, यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर वी कैन से क्रॉस वेल स्कोर मॉडल, ठीक है. सो यहाँ पे आपने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया. यू आर गोइंग टू बी हैविंग द मीन एक्यूरेसी विच इज़ 0.9, ऑफ कोर्स नियर टू द 1, सो इट्स टोटली फाइन विद दैट, ठीक है. So after that we are going to be having hyperparameter tuning technique. So this can be something which you can ignore for right now, because this is something which is associated with the big data, not right now. Hyperparameter tuning techniques is something which is a really in-depth topic and it will be taking around one session for that. Alright, so overall we have checked some of the very basic terms which are included in machine learning. ईजी तरीके समझा. हो सकता है आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, बट इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगेन. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो. एंड ऑफ कोर्स वी हैव जस्ट चेक्ड फॉर द थ्योरेटिकल पोर्शन. हम लोगों ने अभी कोई भी प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट नहीं करी है. So what I personally suggest is that we are going to be covering our programming language in the future, which is going to be based on the big data. And when we are having the predicted values, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं, MSE क्या है, एक्यूरेसी क्या है, F1 स्कोर क्या है मॉडल में, एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सो ट्रेनिंग मॉडल, टेस्टिंग मॉडल, और या वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Upcoming of the generative AI, so it's going to be really easy for anyone to make such programs, even though if you're not a programmer, so still our programs bana sakte hain. You are already having some of the very default programs. You can use ChatGPT, right? So students do ask me that should we use ChatGPT or should we learn programming language? But as usual, programming is going to be forever, right? So it's going to be forever. You should learn programming language at least for thinking out of the box. Even though you are having AI, so it's a really good thing. You can use ChatGPT, but it's still recommended to just use AI for your help, not for making the program, right? So अगर कहीं पे आप problematic हो, आपको program में लगता है कि ये program सही से काम नहीं करता, so you can ask to ChatGPT if you're a beginner programmer. But personal suggestion, do the programming language, especially go for your R programming language, Python, and try to have some knowledge of C or C++. They are really into the industry, ठीक है. सो आज के वक्त में जॉब जो है मार्केट C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा स्क्रिप्ट या जावा पे ज़्यादा फोकस्ड है. पाइथन पे कंपनीज आपको नहीं लेंगी. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ माई पर्सनल सजेशन. Python is something which is really, we can say, easy, and the companies want the people who are having a very strong foundation in C or C++ or C sharp. But Python is really a good start if you're a beginner in programming language. So you can make multiple projects in Python for your own practice. But if you want to go into the job market, so try to have some knowledge of C or C++. That's my personal suggestion. And yes, you can use ChatGPT whenever you want, but don't depend on that. Right, so that's it for today, guys. And if you're going to be having any problem, you can just email to the education diary, or you can comment down onto this video so that we can focus on what question you are having and we can try to give the answer for that. All right, so yep, take care everyone. Bye bye.